वेलकम टू शेयर विज्ञान एपिसोड नंबर 7। तो ये वाला एपिसोड काफ़ी समय बाद बना रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर घूम रहा था बीच में, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन एक सवाल जो काफ़ी दिनों से लोगों के दिमाग में आ रहा है, काफ़ी मेरे दोस्त भी पूछते रहते हैं कि 2023 में कैसा सिनेरियो रहेगा इन्वेस्टमेंट का, शेयर मार्केट किधर जाएगा, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, ये सब सवाल बहुत आ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस बार एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही ब्रीफ में एक आपको अपना व्यू दे देता हूँ, शेयर कर लेता हूँ, तो आप अपना भी व्यू उसके बेसिस पे या उसको इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। तो इसमें एक अगर मेगा ट्रेंड देखा जाए, पूरे वर्ल्ड का एक ट्रेंड देखा जाए, तो वर्ल्ड ओवर ग्रोथ में काफ़ी फॉल है। और आपको पता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ जैसा कि बोलते हैं देशों की नहीं होती हैं, तो फिर शेयर मार्केट भी उतना अच्छा नहीं करता है। तो 2023 में यह प्रिडिक्टेड है कि ज़्यादातर इकॉनमीज़ जो हैं वो बहुत स्लो चलेंगी। जैसे यूएस इकॉनमी बहुत स्लो चलेगी, उनकी ग्रोथ गिर गई है। यूरोपियन इकॉनमीज़ के लिए तो प्रिडिक्शन ये है कि ओवरऑल यूरोप सिर्फ 0.5% से ग्रो कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं यूरोप में, जैसे यूके वगैरह, उनकी तो हो सकता है नेगेटिव ग्रोथ भी हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए इकॉनमी की साइज़। तो इस तरह का सिनेरियो है। चाइना की ग्रोथ भी काफ़ी कम बताई जा रही है इस साल की, करीब 2.7%, जबकि चाइना काफ़ी अच्छा ग्रो करता था, 8% 7% से अच्छा ग्रो करता था। तो इस सारे सिचुएशन में भारत कहाँ पे है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी मीटिंग हुई थी डेवोस में, तो उसमें ये डिस्कस किया गया था और सबका व्यू यही था कि भारत जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी होगी 2023 में, जो कि बिल्कुल दूसरे देशों के उल्टा है। तो यहाँ की जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो बहुत लोगों ने अलग अलग टाइप की दी है। तो 6 to 6.8% की ग्रोथ जो है फोरकास्ट की जा रही है। किसी ने कुछ की है, किसी ने कुछ की है, किसी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ने अलग तरीके से ग्रोथ की, लेकिन सबका कंसेंसस यही है कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा 2023 में। लेकिन पिछले साल की अपेक्षा हो सकता है थोड़ा सा कम ग्रोथ हो, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि जहाँ दुनिया में ग्रोथ नहीं हो रही है वहाँ हिंदुस्तान में हो रही है। तो अब हम सब इन्वेस्टर्स के लिए पहली चीज़ तो ये है कि इसको कैसे देखना है, कैसे अपने पैसे को डिप्लॉय करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है। तो मैं कुछ पॉइंटर्स जो है जो हमने देखे हैं वो मैं बहुत ब्रीफ में समझा देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 3 चीज़ों पे निर्भर है, और जो तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हिंदुस्तान में हुई हैं पिछले कुछ सालों में। पहली चीज़ है कि एक बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, और सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है। रोड्स और हाईवेज और ब्रिजेस और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो तो हो ही रही हैं। जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, फ्रेट कॉरिडोर है, उसकी भी डेवलपमेंट हुई है और वो खुलने भी वाला है। बहुत सारे मेट्रोज बने हैं। तो इस तरह से बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हुआ है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। और हिंदुस्तान की जो यूपीआई है, जो आप लोग सभी इस्तेमाल करते होंगे, उसमें करीब 1 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन रोज़ हो जाती है रुपए में। तो बहुत ज़्यादा उसमें यूपीआई बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से असल में जो हमने पिछले 20 सालों में या पिछले 10 सालों में जो भी इन्वेस्टमेंट की है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टार्टिंग विथ शुरू हुआ था ये आधार कार्ड के डेवलपमेंट से। तो आधार कार्ड जो है वो एक यूनिक आइडेंटिटी देता है हर एक सिटीज़न को हिंदुस्तान के। उसकी वजह से बहुत सारी सर्विसेज उसके ऊपर बेस हो गई हैं, क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए, तो आधार कार्ड के बेसिस पे बहुत सारी सर्विसेज शुरू हो सकती हैं और हो रही हैं। और बैंकिंग में भी उसको बैंकिंग को काफ़ी इफेक्टिव बना दिया है। आप सिर्फ 10-15 साल पहले जाइए तो आपको दिखेगा कि बैंकिंग करना जो है काफ़ी
कठिन था, और बहुत सारे लोग इधर पिछले 5-6 साल में बैंकिंग सिस्टम में भी आ गए जो कि नहीं थे, जिनके बैंक अकाउंट नहीं थे। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जब बैंकिंग इजी होती है तो बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। जैसे लोन आसानी से दिया जा सकता है, छोटे छोटे लोन्स हैं। उससे क्या होता है कि जब आदमी कंज्यूमर लोन्स, फॉर उदाहरण के लिए, तो कंज्यूमर लोन्स जब आसानी से मिलते हैं तो लोग बहुत चीज़ें खरीदने लगते हैं, जैसे कि कार खरीदेंगे, या कंज्यूमर आइटम्स होते हैं, फ्रिज होते हैं, ये भी खरीदते हैं लोग लोन पे, और इसके अलावा घर खरीदने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जब बैंकिंग आसान होती है तो बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से होने लगती हैं, डिमांड बढ़ती है मार्केट में। और जो पूरी दुनिया में जो रिसेशन की संभावना देखी जा रही है वो इसी वजह से है, क्योंकि डिमांड कम है, हो रही है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है अभी। सो पहली चीज़ जो मैंने बताई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे निर्भर थी और वो बहुत ज़्यादा हुआ है, एक। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया में जो वर्ल्ड ओवर एक मुहिम चल रही है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, उसकी वजह से ऑल्टरनेटिव एनर्जी में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में। सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में, वाटर रिसोर्सेज को टैप किया गया है। तो इस वजह से इस वक्त इंडिया में कम से कम 42% जो हमारी एनर्जी है, ये बहुत बड़ा फिगर होता है, वो नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज से आ रही है, वो कोल या ऑयल से नहीं आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी कोल और ऑयल पे डिपेंडेंस कम हो रही है। जब डिपेंडेंस कम होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो बाहर जाता है ऑयल इंपोर्ट करने में, तो वो कम हो जाता है। उसकी वजह से हमारी ट्रेड की पोजीशन बहुत बढ़िया हो जाती है। तो ऑल्टरनेटिव एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो आगे बढ़ रहा है। अब जैसे सरकार ने अभी हाइड्रोजन पॉलिसी अनाउंस की है, तो बहुत बड़े लेवल पे हाइड्रोजन को भी डेवलप किया जा रहा है, हाइड्रोजन सोर्सेज को, हाइड्रोजन बसेस बनाने का प्रावधान है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी धीरे धीरे ऑयल पे डिपेंडेंस कम होती जा रही है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे कि आपको अल्कोहल की ब्लेंडिंग हो रही है आज की तारीख में आपके पेट्रोल में, तो उसको काफ़ी बढ़ा दिया है, 15 से 20% तक पहुंच रहे हैं हम। तो उसकी वजह से भी हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल कम होता जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो एनर्जी इकॉनमी बढ़ रही है ऑल्टरनेटिव एनर्जी की, उसकी वजह से हिंदुस्तान की ग्रोथ अच्छा हो रही है, होने की संभावना बन गई है। क्योंकि पहले हमने इतना काम किया है, उसका रिजल्ट अब आना शुरू होगा, जो कि बाकी दुनिया में नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ था पिछले कुछ सालों में। अच्छा, तीसरा फैक्टर जो ये है कि देखिए, पहले क्या होता था, ग्लोबल सप्लाई चेन्स है, मतलब मल्टीनेशनल्स कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अपना माल बनाती हैं, उनका रॉ मटेरियल कहीं से भी आता है। खासकर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ये बहुत ज़्यादा होता है कि आपके चिप्स जो हैं वो चाइना से बन के आ रहे हैं, ताइवान से बन के कुछ आ रहे हैं, और असेंबलिंग कहीं और हो रही है, जैसे सेल फोन कहीं और बन रहे हैं, कंप्यूटर कहीं और बन रहे हैं। तो इस तरह से एक ग्लोबल सप्लाई चेन है, और ग्लोबल सप्लाई चेन अभी तक इस पे निर्भर करती थी कि कहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, कहाँ से आप सस्ता ले सकते हैं, सस्ता से सस्ता। लेकिन पिछले कुछ, और ये सस्ती जगह कौन सी थी दुनिया में? सबसे सस्ती जगह चीन थी। तो चीन से सारा माल जाता था पूरे दुनिया में। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में कोविड की वजह से चीन की इकॉनमी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है, और ख़ासकर जो उनका एक सीवियर लॉकडाउन किया उन्होंने अभी पिछले कुछ महीनों में, उसकी वजह से भी बहुत प्रभावित हुई है। और ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होने से क्या है कि ग्लोबली, जैसे अमेरिकन कंपनीज़ हैं, हिंदुस्तानी कंपनीज़ हैं, जापानीज़ कंपनीज़ हैं, ये भी निर्भर थी काफ़ी हद तक चाइना पे, यूरोपियन कंपनीज़ हैं, तो उनका जो बिज़नेस है वो बहुत प्रभावित हो गया अचानक से सप्लाई चेन में डिसरप्शन होने से। तो अब जो थिंकिंग आ रही है वो लोएस्ट कॉस्ट की नहीं है। अब वो है कि हाँ भाई, कॉस्ट कम होना चाहिए, लेकिन वो जहाँ से सप्लाई आ रही है वो जगह रेजिलियंट होनी चाहिए, यानी कि उसमें रिस्क नहीं होना चाहिए कि कल को बंद ना हो जाए। तो ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज ये रिस्क नहीं ले सकते कि भाई सस्ते के चक्कर में हम मान लीजिए किसी ऐसे देश में चले गए जहाँ पे हर समय लड़ाइयाँ ही हो रही हैं। तो सस्ता तो दे देगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी लड़ाई की वजह से फैक्ट्री अफेक्ट हो जाए, तो आपका माल ही आना बंद हो जाए।
या किसी और वजह से, जैसे कि लॉकडाउन है उसकी वजह से, तो पॉलिसीज जो सरकारों की होती हैं उससे भी बहुत असर पड़ता है। यानी कि बिजनेस को स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। तो इस वजह से अब थिंकिंग चेंज हो गई है। अब थिंकिंग ये हो गई है कि ठीक है, कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा भी हो, कम होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा भी हो, रिस्क कम होना चाहिए। तो इस वजह से सप्लाई चेन्स चेंज हो रही हैं और पूरे वर्ल्ड में इस वक्त सबकी ये धारणा हो गई है कि हिंदुस्तान जो है वो सबसे अच्छी जगह है सप्लाई चेन को रिलोकेट करने के लिए, फैक्ट्रीज को। तो इस वजह से भी हिंदुस्तान में कई सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे एप्पल का ऑलमोस्ट आधा प्रोडक्शन जो है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ साल पहले तक। सेमीकंडक्टर पे सरकार की बहुत बड़ी प्लानिंग है कि हम अपने यहाँ सेमीकंडक्टर यानी कि चिप्स बनाना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा कि बहुत सारी सप्लाई चेन जो बहुत सारे कंपनीज माल चाइना से लेते थे, चीन से लेते थे, वो हिंदुस्तान से लेने लगेंगे। इसकी वजह से भी हिंदुस्तान में ग्रोथ होने की संभावना क्या हो रही है ऑलरेडी। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। पहली तो बात यह है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट को बहुत फ्लक्चुएट करा रही हैं आजकल। जैसे एक दिन आप देखेंगे मार्केट ऊपर जाता है, दूसरे दिन नीचे जाता है, ये होता रहेगा। उसका कारण ये है कि मार्केट में सप्लाई डिमांड चलती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है यूरोप में, यूएस में तो जहाँ इन्फ्लेशन हमसे बहुत कम होता था, हमसे भी ज़्यादा हो गया है। जो डेवलप्ड इकॉनमीज होती हैं वहाँ पे 1-2% इन्फ्लेशन होता था, उनका 9-9%, 10-10% पहुँच गया है। जबकि हमारे यहाँ उससे कम है, 5-6% पे चल रहा है। और वहाँ इतना ही चलता था, थोड़ा बीच में बढ़ा था, हमने कंट्रोल कर लिया। लेकिन सारी सरकारें कंट्रोल कैसे कर रही हैं? वो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाती हैं तो बाकी जगह से पैसा उठ के उन देशों में बैंक्स में चला जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम वहाँ से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो पैसा इसमें लगा लो। इस वजह से भी कई बार जो है, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो कि पैसा लगा रहे हैं हिंदुस्तान में शेयर मार्केट में, उनको ऐसा लगता है कि चलो कुछ पैसा ले जाके वहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट वहाँ पे बहुत बढ़िया हो गया। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। अब ये क्यों होता है उसकी डिस्कशन हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता है। तो इस वजह से भी बहुत सारा पैसा इधर पिछले 2 वीक्स में यहाँ से उठ के डेवलप कंट्रीज़ में गया है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा सप्लाई डिमांड इनबैलेंस हो जाता है। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जरूर पैसा यहाँ से निकाला है, यानी कि शेयर्स बेची हैं, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में और रिटेल इन्वेस्टर जैसे हमारे आप जैसे इन्वेस्टर ने, हमने और खरीदा है। तो एक तरह से आप देखें तो हिंदुस्तान की कंपनीज की जो ओनरशिप है वो हिंदुस्तानियों के हाथ में चली जा रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में ग्रोथ अच्छी होगी। अब हम सेक्टर्स पे आ जाते हैं, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का इन्वायरमेंट वर्ल्ड ओवर है, तो उसकी वजह से थोड़ा फ्लक्चुएशन होगी मार्केट में। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली होता है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं मार्केट्स गिरते हैं, और आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से मार्केट ऊपर नीचे रोज होते हैं। तो उसमें हम सेक्टर्स पे डिस्कशन करते हैं। ऐसी सिचुएशन में मेरा अपना मानना है कि उन सेक्टर्स में जो कि इंसानी ज़रूरत के ज़्यादा करीब हैं, जो लग्जरी सेक्टर्स नहीं हैं, उसमें जाने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमेशा वो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे कि खाने का सेक्टर है, कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहा हूँ, जो ऑर्डिनरी कंज्यूमर गुड है, साबुन, तेल, नमक, इस तरह की चीज़ें हैं, अनाज। तो उस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ प्रोसेसिंग कर रही हैं, बेच रही हैं, आटा, दाल, चावल, उनकी जो ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरा, हिंदुस्तान की कुछ जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से भी बहुत असर पड़ा है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जाएगा 1 साल के लिए, पूरा दिसंबर तक। इसकी वजह से क्या होता है कि उतना खर्चा जब बच जाता है लोगों के पास, तो वो बाकी बचा हुआ पैसा दूसरी चीज़ों पे खर्चा कर सकते हैं। तो इस वजह से डिमांड बढ़ जाती है। और इस साल जो है, जो पहली सेक्टर में बता रहा हूँ, वो है कंज्यूमर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG इंडस्ट्री, वो अच्छा करेगी, क्योंकि परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ गई है इस वजह से। और अभी मैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन की स्पीच सुन रहा था डेवोस में, उन्होंने भी यही कहा कि कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बहुत बढ़ेगी, डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो इस वजह से जो FMCG अच्छी कंपनीज हैं वो अच्छा करेंगी।
वो कंपनीज़ की डिस्कशन हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं कि अच्छी कंपनीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो वो आप आइडेंटिफाई करते रहिएगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ सेक्टर्स की बात करूँगा। अच्छा, तो एफएमसीजी सेक्टर जो है वो अच्छा करेगा इस साल, ऐसी उम्मीद है। मेरा मानना यह है कि पहले 6 महीने जो है मार्केट ऊपर नीचे होगा, और मेरे हिसाब से ये हम जैसे लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतना लो प्राइस फिर नहीं मिलेगा। जैसे कि कोविड में हुआ था, उस टाइम भी लोग बहुत घबरा गए थे, लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त खरीदा उन्होंने बाद में बहुत पैसा बनाया। वो अलग बात है कि आपको सही कंपनीज में पैसा लगाना है, वो हमेशा ध्यान रखिएगा। गलत कंपनी में पैसा लगा के आप नहीं कमा पाओगे। तो पहला सेक्टर तो ये था। दूसरा जो अच्छा सेक्टर रहेगा इस साल में वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। उसका भी कारण बहुत सारी सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं आपने देखी होंगे, आयुष्मान भारत और बहुत सारी जो योजनाएं चल रही हैं, उसकी वजह से सरकारी खरीद बढ़ रही है। तो जो दवा कंपनियां हैं उनके लिए मार्केट खुल रहा है और खुल गया है। एक्सपोर्ट्स में हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए, लेकिन दवा में ऐसा होता है कि जब रिसेशन आता है कहीं, तो वहाँ पे लोगों की खर्चा करने की जो पावर है वो कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो उन्हें सस्ती दवाइयाँ चाहिए। दवाई तो लेनी ही पड़ेगी आपको, आप उससे बच नहीं सकते अगर बीमार हैं तो जब दवाई लेनी पड़ेगी, सस्ती दवाइयाँ कौन दे सकता है? सिर्फ हिंदुस्तान दे सकता है इस वक्त। और हिंदुस्तान को हम कहते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इतनी ज़्यादा हम दवाएँ बनाते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से मेरा अपना मानना है कि एक्सपोर्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है बीच बीच में, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा दवाइयों में। उसमें भी अगर इंटरमीडिएट कंपनीज की बात करें, जिनकी हम बात करते रहते हैं, इंटरमीडिएट ड्रग्स की फाइनल फॉर्मुलेशन नहीं, जो उसके पहले एपीआईज जो बना रही हैं कंपनीज, तो एपीआईज बनाने वाली कंपनीज बहुत अच्छा करने वाली हैं। उसका कारण यह है कि एक तो डिमांड दवा की हमेशा रहती है, और जो स्कीमें खुल गई हैं गवर्नमेंट की, उसकी वजह से भी डिमांड है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी पॉलिसी है जिसकी वजह से कंपनीज को बहुत फ़ायदा होता है, वो है पीएलआई स्कीम। और पीएलआई स्कीम सरकार ने एपीआई सेक्टर के लिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, यानी कि जो मेन दवा होती है, तो उन कंपनीज के लिए पीएलआई स्कीम शुरू हो चुकी है। तो इस वजह से वो उन कंपनीज को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो फार्मास्यूटिकल मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सेक्टर रहेगा इस साल में इन्वेस्टमेंट के लिए, देखने के लिए। लेकिन अगेन मैं फिर से इसमें आपको थोड़ा सा आगाह कर रहा हूँ कि आप कंपनी देख के इन्वेस्ट करिए, और जो हमने रूल्स बनाए थे कंपनी को चूज़ करने के लिए, चुनने के लिए, वो रूल्स फॉलो करते हुए अगर आप उससे करेंगे तो आपको थोड़ा सा बेटर रहेगा, एक गाइडेंस मिलेगा उससे अच्छी कंपनी पकड़ने के लिए। तो फार्मास्यूटिकल हो गया। तीसरा जो सेक्टर है जिसमें थोड़े से बहुत लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं, वो है फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। और मेरा अपना मानना यह है कि फाइनेंस सेक्टर में जो छोटे लोन्स हैं, कंज्यूमर लोन्स हैं, उनमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कंजम्पशन पावर जो है वो इतनी कम नहीं हुई है हिंदुस्तान में। इनफैक्ट जैसा कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने भी कहा कि डिमांड बढ़ने वाली है, बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और उसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बहुत है। अब जैसे देखिए, टाटा ग्रुप ने अगले 5 साल के लिए हर साल मोर देन $5 बिलियन, मतलब $5 बिलियन का मतलब हुआ करीब 40-42 हज़ार करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने की बात कही है। और सिर्फ ये एक ग्रुप है, इसके अलावा आपके अडानी ग्रुप है, अंबानी है, मतलब रिलायंस ग्रुप है, और भी काफ़ी ग्रुप्स हैं। उन्होंने भी डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट प्लान किया हुआ है, खासकर ग्रीन एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं इस वक्त। तो इस वजह से बैंकिंग सेक्टर जो है वो उसमें थोड़ा सा उनको बिजनेस मिलेगा, क्योंकि लोन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से मेरा अपना मानना है कि 6 महीने के बाद आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी उठाव रहेगा। और अभी भी आप देखिए तो HDFC बैंक है जैसे, उनका भी शेयर्स काफ़ी ऊपर है। तो अगेन ये पूरा जो वीडियो है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप, मेरा अपना मानना है कि हमारे लिए ये साल हिंदुस्तान में कम से कम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये तो 3 सेक्टर मैंने बताया। और चौथा सेक्टर जो मैं खुद देख रहा हूँ वो है IT सेक्टर।
अब लोग बोलेंगे कि आईटी सेक्टर में कैसे डिमांड होगी, जबकि उनकी ज़्यादातर डिमांड एक्सपोर्ट डिमांड है और वहाँ पे तो डिमांड कम हो रही है। तो होता ये है कि जब रिसेशन आती है तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि सस्ती सर्विसेज की डिमांड होती है, और ज़्यादातर सर्विसेज जो सस्ती मिलती हैं, हमारी जो आईटी सेक्टर है मोस्टली सर्विस सेक्टर है, वो सर्विसेज हिंदुस्तान से ही मिलती हैं। तो और हमारी आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो इस वजह से जो उसमें अच्छी कंपनीज हैं उनकी बिजनेस ठीक चलने वाली है। मेरा अपना मानना है उनकी बिजनेस ठीक चलने वाली है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि एक तो सस्ता कॉस्ट कटिंग करते हैं, जब कॉस्ट कटिंग करते हैं तो उनको ऐसी जगह से सर्विस चाहिए जहाँ सस्ती मिल रही हो, तो ऑफशोरिंग होती है। इस वजह से भी मुझे मेरा अपना मानना है कि आईटी सेक्टर में डिमांड ठीक रहेगी। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि ऐसे समय में जो बड़ी कंपनीज होती हैं बाहर, वो इस समय का इस्तेमाल करती हैं अपनी जो प्रोसेसेस हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और तगड़ा करने के लिए, जैसे कि वो ज़्यादा चीज़ें ट्रैक कर पाएँ, ज़्यादा चीज़ें एफिशिएंटली कर पाएँ, तो वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करती हैं आईटी में। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये 4 सेक्टर्स जो हैं वो मैं देख रहा हूँ खुद, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने में ठीक रहेगा। इसके अलावा भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल कंपनीज हर सेक्टर में जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं वो अच्छा करती ही हैं, लेकिन ओवरऑल ये 4 सेक्टर्स मुझे लगता है ठीक रहेंगे। तो समरी में मैं इतना कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। उसका कारण है कि हमने पहले बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं। वर्ल्ड ओवर सप्लाई चेन्स चेंज हो रही हैं, एनर्जी में हमारी बहुत इन्वेस्टमेंट है, और डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो इस वजह से, इन सारी वजहों से जो है और गवर्नमेंट की बहुत सारी अच्छी स्कीम्स आई हुई हैं, इन सारी वजहों से वर्ल्ड ओवर ये व्यू है कि हिंदुस्तान जो है एक शाइनिंग ब्राइट स्पॉट रहेगा इसमें वर्ल्ड में, एक ऐसी इकॉनमी जो एकदम चमकता हुआ सितारा होगा। चाहे पूरी दुनिया में कुछ भी होता रहे, हिंदुस्तान में ग्रोथ इस साल बहुत अच्छी होने वाली है। पिछले साल से शायद अच्छी ना हो, लेकिन दुनिया के मुकाबले बहुत अच्छी होगी, इसलिए ये साल मौका है हमको इन्वेस्ट करने का। तो इतना ही मुझे कहना था इस वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में भी इस साल के लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।